हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग। बेटा जी, हमने अपने लास्ट क्लास में टॉपिक शुरू कर दिया था। टॉपिक का नाम था बेटा जी प्रोटिस्टा। ये हमारे किंगडम है प्रोटिस्टा। आपने कहा कि जब हमने प्रोटिस्टा के बारे में कल जर्नल सी कुछ बातें की थी कि प्रोटिस्टा जो है ये एक लैटिन के वर्ड से बने जिसका नाम था प्रोटियोस, जिसका मतलब था फर्स्ट फॉर्म और द प्राइमरी। ये ट्रम, ये किंगडम देने वाले साइंटिस्ट का नाम था यहाँ पे अर्नेस्ट हैकेल। आपने कहते हैं इंक्लूड करते हैं सारे के सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को। मतलब सेल का टाइप कैसा है यहाँ पे, यूकैरियोटिक है, बट नंबर ऑफ सेल कितनी है, एक ही है। आपने कहा था एक्चुअली फाइलोजेनी के बिहाफ पे, फाइलोजेनी क्या पढ़ाया बेटा जी, मैंने आपका टेक्सोनॉमी में बताया बेटा। फाइलोजेनी क्या है बेटा जी, ऑन द बेसिस ऑफ द इवोल्यूशनरी स्टडी। इवोल्यूशनरी हम हिस्ट्री को झांक के अगर देखें, इवोल्यूशन के बैकग्राउंड को अगर हम देखें पढ़े, अब तो हमें समझ में आता है मोनेरा जो कि एक लोअर किंगडम था और हायर किंगडम कौन है बेटा जी यहाँ पे, फंगाई, प्लांट और एनिमलिया। इस हायर किंगडम और लोअर किंगडम के बीच का कोई कनेक्टिव किंगडम अगर है तो वो कौन है, प्रोटिस्टा है। फाइलोजेनी की स्टडी हमें ये बताती है, इवोल्यूशन की स्टडी हमें ये बात बताती है। हमने एक बात और आपको बताई, प्रोटिस्टा में डाइवर्स ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कि फाइलम तो एक ही है, मैं कहूंगा सॉरी, मैं को किंगडम तो एक ही है, बट उस किंगडम में, उस ग्रुप में एक ही टाइप के ऑर्गेनिजम्स नहीं हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। व्हाट डज इट मीन, मतलब सर कोई तो यहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता ऑटोट्रॉफिक, मतलब दे आर फोटोसिंथेटिक, वो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है। सर कुछ ऐसे हैं जो हिट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं। हिट्रो में भी दो बातें हो रही है, या मैं कहूंगा तीन बातें हो रही है। सर सेप्रोट्रॉफिक भी है जिसमें हमें दिखाई देगा स्लाइम मोड। सर होलोजोइक भी है जिसका दिखाई देगा मैं एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, मैं कहूंगा बिल्कुल अमीबा आएगा एग्जांपल बेटा। इवन सर यहां तो पैरासाइट भी है जो होस्ट पे ही डिपेंड है, बिल्कुल दिखाई देगा। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम हमें मलेरिया कोज करता है। ये सब एग्जांपल इसी ग्रुप में आने वाले हैं बेटा जी आपके यहाँ। तो मतलब इट्स सो डाइवर्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब एक ही मोड नहीं है। यहां हमें दिखाई दे रहा है बेटा जी ऑटोट्रॉफिक भी, हिट्रो में दिखाई दे रहा है सेप्रोट्रॉफिक, हिट्रो में दिखाई दे रहा है होलोजोइक, हिट्रो में दिखाई दे रहा है हमें पैरासिटिक। मतलब एक नहीं अनेक टाइप के जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ऐसे डिफरेंट काइंड के यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से मिलके अगर कोई किंगडम बना तो कौन है बेटा जी यहाँ पे, प्रोटिस्ट। मैंने इसका क्लासिफिकेशन कर दिया था तीन कैटेगरी में, या तो वो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है, या वो फंगल लाइक प्रोटिस्ट है, या सर वो हमारे प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है। गेटिंग माय पॉइंट। हमने तीन की बात, तो आज की टॉपिक हम जो शुरू करने वाले बेटा जी यहाँ पे आपका प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। व्हाट डज इट मीन, मतलब फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, मतलब ऐसा प्रोटिस्ट दैट हैव द पावर ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होगा बेटा जी, ऑटोट्रॉफिक होगा, जिसके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, जो सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना खुद बनाएगा। उन सब हम प्रोटिस्ट की आज बात करेंगे, ठीक है। सबकी बात नहीं, आज हम एक एक फाइलम को लेना शुरू करेंगे। तो जो हमने पहली कैटेगरी, आप हेडिंग डाल सकते हो आज बेटा जी यहाँ पे, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। आज का ये अपनी हेडिंग है। प्लांट लाइक प्रोटिस्ट में एक नहीं बेटा जी, तीन डिफरेंट डिवीजन है, तीन डिफरेंट फाइलम है। फाइलम वर्ड को सुना है। क्लासिफिकेशन में सबसे बड़ा ग्रुप आता है, उसका नाम क्या था, किंगडम। किंगडम से हम जैसे आगे बढ़ते हैं तो हम अगले ग्रुप में आते हैं बेटा जी, उसका नाम, उस कैटेगरी का नाम था बेटा जी यहाँ पे डिवीजन। गेटिंग माय पॉइंट। किंगडम से नीचे कौन आता है बेटा, फाइलम, डिवीजन। तो आज मैं कहूंगा हम यहाँ पे तीन डिवीजन की बात होगी। तो आज के लेक्चर में हम एक डिवीजन खत्म करेंगे, उस डिवीजन का नाम क्या है, उस फाइलम का नाम क्या है, वो हम बातें करते हैं। आज हम पढ़ने वाले बेटा जी यहाँ पे डिवीजन जिसका नाम है क्राइसोफाइटा, बेसिलरियोफाइटा। मैंने लाइन अलग अलग क्यों लगाई, क्योंकि बेटा मैंने आपको पढ़ाई थी सफिक्स। क्या पढ़ाए थे बच्चा, मैंने आपको सफिक्स यूज ड्यूरिंग द क्लासिफिकेशन। तब मैंने कहा था बेटा जी फाइटा इज द सफिक्स दैट इज यूज्ड इन द डिवीजन। जब भी हम किसी फाइलम का नाम रखते हैं, प्लांट में हम किसी डिवीजन का नाम रखते हैं, उस टाइम पे बेटा वी यूज द सफिक्स फाइटा, वी यूज द सफिक्स फाइटा। वही मैंने यहां लगाया बेटा जी क्राइसोफाइटा, बेसिलरियोफाइटा। फाइटा इज द सफिक्स जो डिवीजन में यूज हो रहा है। वो बातें आपको दोबारा समझ में आनी चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट। अब आप कहोगे सर इस डिवीजन में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड है। मैं कहूंगा देखो ऑर्गेनिजम्स तो बहुत सारे हैं,
बट हम मेनली कहेंगे यहाँ पे जो टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे इंक्लूड है वो कौन है बेटा जी? यहाँ पे इट इंक्लूड डाइएटम प्लस में डेस्मिड्स, डाइएटम एंड डेस्मिड। ठीक है, मैं इनका निकनेम बता रहा हूं आपको। इसी ग्रुप का निकनेम होता है बेटा जी गोल्डन एल्गी। नीट 2016 का क्वेश्चन है बेटा जी, नीट 2016 का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग organisms are known as golden algae, और वहां ऑप्शन में थे आपके डेस्मिड्स। तो याद रखना है बेटा जी, हम इनको बोलते हैं गोल्डन एल्गी। क्यों बोलते हैं जरा वर्ड को समझ के देख लेते हैं। सबसे पहला वर्ड समझ लेना, मैंने कल भी आपके साथ बातें की थी कि हम फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट को बोलते हैं एल्गल प्रोटिस्ट। क्या बोलते हैं बेटा जी यहाँ पे? एल्गल प्रोटिस्ट। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब शुरुआत में हमने इनको डाइवर्सिटी में जब प्लेस किया तो ये प्लांट किंगडम में थे। प्लांट किंगडम में किस में थे बेटा जी? एल्गी से बिलोंग करते थे। एल्गी फोटोसिंथेटिक है, आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में। एल्गी का सबसे सिंपलेस्ट बॉडी डिजाइन है, थैलस लाइक बॉडी है, एक्वेटिक है, फोटोसिंथेटिक है। पढ़ा था ना बेटा 9th क्लास में कि एल्गी सब पानी में रहती है, उसका सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर होता है, थैलस लाइक बॉडी होती है, उसमें कोई रूट स्टेम लीव्स नहीं होते हैं। सबसे सिंपलेस्ट बॉडी डिजाइन होता है किसका बेटा? एल्गी का। वैसे ही हमने कहा इनके पास भी कोई रूट स्टेम लीव्स नहीं है, ये उन प्लांट जैसी नहीं है, ये भी क्या सिंपल सी है, बट फोटोसिंथेटिक है, खाना अपना खुद बनाती है। तो ये किस ग्रुप में रखा गया था बेटा? क्राइसोफाइटा को। यहाँ पे दिस ग्रुप आल्सो इंक्लूड विद इन द एल्गी। ये किस में था बेटा जी? यहाँ पे एल्गी में इंक्लूड था। पर जब डिस्कवरीज आगे बढ़ी तो हमने देखा भाई हमने सारे के सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को उठा के रख दिया बेटा जी यहाँ पे किसमें? प्रोटिस्टा में। तो हमने एल्गी से इसको निकाल के भी रख दिया प्रोटिस्टा। बट आज तक इनके निकनेम के तौर पे हम यूज करते हैं वर्ड कौन सा बेटा जी? यहाँ पे एल्गी। एंड एक खास फीचर है, इनका मैंने नाम रखा है गोल्डन एल्गी। अभी गोल्डन वर्ड क्यों बोला है ये बातें आपको धीरे धीरे समझ में आएगी तो हम इसके पूरे स्ट्रक्चर को पढ़ना शुरू करेंगे। यहाँ पे ये 2016 का नीट का क्वेश्चन कि गोल्डन एल्गी कौन है? तो कौन है बेटा? डेस्मिड्स को हम बोलते हैं यहाँ पे गोल्डन एल्गी। शुरू करें अपने टॉपिक को। यहाँ पे चलिएगा, वर्ड को कैसे समझ के देखते हो। मैं सबसे पहले इसका टॉपिक पढ़ाऊंगा बेटा जब को यहाँ पे हैबिटेट। ओके, अब मेरा टॉपिक शुरू होने वाला है। तो शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से, जब मैं पहले लेक्चर्स टेक्सोनॉमी में बना के आपको दे रहा था तो उस टाइम पे कुछ बच्चों ने कहा कि सर लेक्चर्स की लेंथ बहुत बड़ी है और हम प्रॉपरली नहीं देख पाते या थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट, मैं आपकी बात समझ पाता हूँ। आपके पास केमिस्ट्री भी है, फिजिक्स भी है, जूलॉजी भी है एंड बॉटनी भी है, सब लेक्चर्स देखने होते हैं आपको। एंड सर जीबी वगैरह आपके फिक्स से टाइम लग जाता होगा, नोट्स भी बनाने हैं आप लोगों को। आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट, आपका जो पॉइंट मैं समझ पा रहा हूँ अच्छे से। बट देखिएगा मैंने एज ए टीचर अपने स्टूडेंट्स का पॉइंट समझा। मैंने बीच में जो भी वीडियोस थे वो छोटे छोटे बनाए क्योंकि उन वीडियोस में एक वीडियो अगली वीडियो से कनेक्ट नहीं हो रहा था, एक टॉपिक खत्म हो रहा था एक वीडियो के अंदर। अब आज आप पढ़ने वाले बेटा जी क्राइसोफाइटा, इस ग्रुप को हमें एक ही लेक्चर में खत्म करना पड़ेगा बेटा जी। अब आप मैं इस लेक्चर को तोड़ूंगा तो ये हो जाएगा आधा आज पढ़ा आधा कल पढ़ोगे, तो फिर वो कनेक्टिविटी नहीं बन पाती। ना मेरे को मजा आता पढ़ाने में, ना आपको मजा आएगा पढ़ने में। तो मैं कहूंगा बेटा जी एक सोच बना के बैठो। लेक्चर अभी शुरू हो रहा है आपका, एक सोच बना लो अपने दिमाग में। आज मैं एक नई चीज सीखने वाला हूँ। क्या नई चीज सीखने वाला हूँ? आज मैं क्राइसोफाइटा सीखने वाला हूँ। इसमें कैसे कैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कैसे खाना बनाता अपना, कहाँ मिलता है ये, कैसा इसका स्ट्रक्चर है, क्यों इसका नाम गोल्डन एल्गी है, गोल्ड मतलब सोने जैसा क्यों है ये सब चीजें हमें आज जानने को मौका मिल रहा है। तो आज के लेक्चर में हम ये सब जानेंगे। तो कुछ नया चीज जानना है, वो एक एक्साइटमेंट अपने दिमाग में बनाइएगा और पॉजिटिविटी के साथ लेक्चर को शुरू कीजिएगा। लेंथ को देखो ही मत कि लेंथ कितनी है, घंटे की है 4 घंटे की, लेंथ से मैटर नहीं करता भाई। मैटर इस बात से करता है कि जो आज आप समझने वाले हो वो क्या खास समझने वाले हो। आज आपको कुछ नई चीज जानने को मिलने वाली है। मींस दिस इज द डे जिस दिन आपको पता लग रहा है यस क्राइसोफाइटा क्या है। आपके डाइवर्सिटी के बारे में 1.7 मिलियन में से आपको कुछ आज पता लगेगा, ऐसे भी हमारी डाइवर्सिटी में ऑर्गेनिजम्स हैं।
ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स यहाँ प्रेजेंट है, वो कुछ जानने को मिलेगा बेटा। आज यहाँ इस एक्साइटमेंट को बनाओ ना अपने अंदर, और ये बनाओगे ना बेटा, लेक्चर कितना बड़ा हो जाए आप नहीं थकोगे, आपको मजा आएगा। बट पॉइंट अगर ये लेके बैठोगे कि आज मैं कुछ नया सीखने वाला हूं, कुछ नया मिलेगा मुझे आज, वो सोच के साथ बैठेगा। ऐसा नहीं कि अरे यार वो भी लेक्चर देखना है, ऐसे बैठोगे तो कैसे मजा आएगा। शुरू करें अपना टॉपिक, गेट सेट रेडी, बिल्कुल मूड सेट, चलिएगा, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो हमने कहा भाई ये पहले किस ग्रुप से बिलोंग करता था, एल्गी से, बट जब हमने प्रोटिस्टा किंगडम को बनाया तो हमने सारे यूनिसेलुलर को उठा के कहां रख दिया बेटा जी, प्रोटिस्टा में रख दिया। तो हमने कहा पर आज भी हम इनका निकनेम यूज करते हैं बेटा जी एल्गी, तो आज भी ये कहलाएंगे एल्गल प्रोटिस्ट। ठीक बात, अगले वर्ड में आते हैं, ये इंक्लूड करते हैं बेटा डायएटम्स को, डेसिमिड्स को। अब अपना पहला पॉइंट शुरू करते हैं, इनका हैबिटेट क्या है, कि मिलते कहां है। तो आई होप पॉइंट समझ में आ गया होगा। एल्गी है तो डेफिनेटली कहां मिलेगा बेटा, जबकि यहाँ पे इट इज एक्वेटिक। कैसा है बेटा जी, यहाँ पे एक्वेटिक है। कैसा है बेटा, ये एक्वेटिक है। मतलब क्या है बेटा जी, यहाँ पे ये पानी मिलेगा, पानी में कहां मिलेगा बेटा जी, यहाँ पे इट फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मैराइन। ये हमें दोनों जगह मिलेगा, मैराइन मतलब खारे पानी में मिलेगा और फ्रेश वाटर में भी मिलेगा। ये हमें दोनों तरह के पानी मिलता है, ये इसका हैबिटेट है बेटा जी। अगला वर्ड आता है बेटा जी, व्हाट अबाउट स्ट्रक्चर। मैंने इस पे स्टार बनाया है। स्टार का लॉजिक क्या है, नीट का पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी नीट में सबसे फेवरेट टॉपिक, अगर क्राइसोफाइटा में से क्वेश्चन बनते हैं तो कहां से बनते हैं बेटा जी, स्ट्रक्चर से बनते हैं। ये कहानी भी स्ट्रक्चर में ही आएगी, ये गोल्डन एल्गी की कहानी यहीं आएगी बेटा जी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा जी। आप जब एग्जाम दोगे तो वहां पे जो क्वेश्चंस बनेंगे इस वाले टॉपिक से बड़े जबरदस्त क्वेश्चन बनेंगे बेटा जी। माइंड सेट करके बैठिएगा बेटा। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सर इट इज यूनिसेल्युलर एंड यूकैरियोटिक सेल है। ये बातें हम इस किंगडम के बारे में जानते हैं। फिर इसका स्ट्रक्चर खास कैसे, मैं कहूंगा भाई इसका स्ट्रक्चर जो इट इज सॉफ्ट बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर। पहला पॉइंट, इट इज ए सॉफ्ट बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर। अब इस वर्ड का क्या मतलब है, आप अपने घरों में देखते हो साबुन जिसमें रखते हो, जो कवर्ड साबुन का जो बॉक्स आता है, सॉफ्ट बॉक्स जो होता है उसके दो चीजें होती है। एक वो नीचे वाला जो पार्ट है उसको, एक ऊपर का पार्ट कवर करता है उसको, जिसमें साबुन रखते हो नीचे वाला पार्ट है, उसको कवर करने के लिए अपर पार्ट है। अपर वाला बड़ा होता है, नीचे वाला थोड़ा सा छोटा होता है। ये अपर वाला पार्ट उसे ओवरलैप करता है, उसे ढक लेता है। ठीक बात है। वैसे ही मैं कहूंगा इसकी जो सेल वॉल है वो थिन होती है, इसकी जो थिन सेल वॉल होती है वो ओवरलैप करती है एक दूसरे को एंड लुक लाइक ए सॉफ्ट बॉक्स। चलो डायग्राम बना लेते हैं अच्छे से। आपने कहा ये अपर बॉक्स है और ये लोअर बॉक्स। ये जो इसकी थिन सेल वॉल है, जो अपर थिन सेल वॉल है वो कवर कर रही है लोअर थिन सेल वॉल को। ये दोनों सेल वॉल ऐसे जुड़ी हुई है, तो जो जॉइंट बनता है जॉइंट का नाम होता है यहाँ पे ग्रिडल। उस जॉइंट का नाम क्या है, ग्रिडल। तो मैं कहूंगा जो अपर पार्ट है बेटा सेल वॉल का, इसका नाम होता है एपिथीका, और जो लोअर पार्ट होता है उसका नाम होता है बेटा जी हाइपोथीका। दोबारा वर्ड को समझो। यहां पे देखो मैंने वर्ड क्या लिखा है, डाई एटम, कि दो एटम जुड़ गए आपस में, दो एटम आपस में जुड़ गए तब बनाइए एक एटम। वैसा ही मैंने कहा एक तो सेल का है, ये एक ही सेल है, दो अलग अलग सेल नहीं। तो वो सेल बनी तो कैसे बनी, कि सर ये सोचेगा ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये इसकी सेल वॉल है बाहर से। जब ये सेल वॉल है तो बेसिक वजह कैसा हुआ कि सेल वॉल ऐसे अंदर आपको इमेजिनेट करके, और नीचे वाली सेल वॉल ऐसी है। मतलब एक ही सेल में हमें ऐसा नजर आ रहा है दो अलग अलग पार्ट है, ऊपर का पार्ट अलग है, नीचे का पार्ट अलग है नहीं, है एक ही चीज बेटा, है एक ही चीज। बट बाहर की जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है वो क्या है, सेल वॉल है। तो सेल वॉल कुछ इस प्रकार से बनी कि एक सेल वॉल ऐसे बाहर
है और एक सेल वॉल नीचे वाली थोड़ी सी अंदर की साइड में इन्वेजिनेट होके बन रही है। मतलब मैंने ये कहा देखो कनेक्शन है, ऐसा नहीं कि नीचे के टूटा हुआ पार्ट, एक ही सेल है बट सेल वॉल ऐसे है, फिर इन्वेजिनेट होके नीचे वाली सेल वॉल ये सेल। 3D में सोचिए एक सेल है बट ऐसे फोल्डिंग होके बन रही है। तो मैं कहूंगा ये लोअर पोर्शन हमें छोटा नजर आ रहा है, अपर पोर्शन हमें बड़ा नजर आ रहा है। मैंने कि अपर पोर्शन देखो नाम क्या लिखा मैंने एपी थिक का मतलब कवरिंग। आपने कहा सर ये लोअर, मैंने कहा हाइपो थिक का मतलब कवरिंग टाइप में। आपने कहा दोनों आपस में ओवरलैप कर रही है, जो ओवरलैप वाला रीजन हमने कहा वो क्या है बेटा जी यहाँ पे ग्रिडल। आपने कहा ये जो थिन कवरिंग है ये सेल की कवरिंग है, सेल वॉल की कवरिंग है, ये ओवरलैपिंग थिन सेल वॉल है। अब पॉइंट आता है सर अगर ये सेल वॉल है, अगर ये सेल वॉल है तो सेल वॉल बनी किसके, मैं कहूंगा जिस तरह से प्लांट की सेल वॉल होती है वैसे ये इसकी सेल वॉल है। मतलब प्लांट की जो सेल वॉल होती है बेटा वो बनी हुई होती है सेलुलोज से और पेक्टिन से। किससे बनी बेटा, सेलुलोज से और पेक्टिन से। वैसे मैं कहूंगा इसकी सेल वॉल भी किससे बनी, यहाँ पे सेलुलोज से और पेक्टिन से बनी। कैसी सेल वॉल है बेटा जिसकी यहाँ पे थिन सेल वॉल है, थिन सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। ठीक बात है, ओके। ये तो मैंने बाहर की बात कर ली, अब थोड़ा अंदर की बात कर रहे हैं। आप कहोगे सर यूकेटिक सेल, मैं कहूंगा बिल्कुल इट कंटेन डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। न्यूक्लियस के बाहर आपको सेल ऑर्गेनल्स में कहूंगा सारे के सारे जो भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स हैं वो प्रेजेंट है। मैंने यहां नाम रख दिया बेटा ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आपने कह दिया क्या है, मैं कहूंगा ये प्रेजेंट है न्यूक्लियस। आप कह सकते हो इसके बाहर यहां पे इस तरह से कर्ड फॉर्म में बैठा हुआ है गोल्जी बॉडी। आपने कह दिया सर ऐसे ही बैठा होगा पावर हाउस ऑफ द सेल। नाम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। सर ये फोटोसिंथेटिक है, मींस डेफिनेटली इसके पास बैठा होगा यहां पे क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या बैठे होंगे, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। सर इसके पास प्रोटीन की मशीनरी भी होगा, मैं कहूंगा बिल्कुल इट कंटेन राइबोसोम। और राइबोसोम भी कैसा है बेटा यहाँ पे एटीएस राइबोसोम। ये सारा स्ट्रक्चर समझ के देखो क्या समझाया मैंने आपको। ये यूनिसेलुलर है, यूकैटिक है। आपको समझ में आ रहा है सर सारे के सारे मेम्ब्रेन बाउंड यहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है। बट अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात को समझूं तो मैं कहूंगा इसके सेल वॉल प्रेजेंट है। और सेल वॉल किसकी बनी यहाँ पे बेटा जी, सेलुलोज की और पेक्टिन की बनी। यहां तक पॉइंट आपको समझ में आ गया। बट शेप कैसी है, मैं कहूंगा भाई इसकी शेप को अगर देखो, डिजाइन को अगर देखोगे तो क्या है, इसकी जो सेल वॉल है वो थिन है और हमें ऐसा नजर आ रहा है कि अपर रीजन वाली जो सेल वॉल है वो लोअर रीजन की सेल वॉल को ओवरलैप कर रखा है। उसने उसको ओवरलैप कर रखा है, उसने उसको ढक रखा, हमें ऐसा नजर आ रहा है। तो हम कहेंगे ये स्ट्रक्चर में हमें नजर आती है लाइक सॉफ्ट बॉक्स। यहां तक की बात समझ में आई। अब एक और बात आती है, क्या इसकी यही शेप फिक्स है, जो आपने ये डिजाइन बनाया कि यही फिक्स है? मैं कहूंगा नहीं मेरे भाई, अपनी बात को समझ के देखो। क्या दुनिया में जो सॉफ्ट बॉक्स आती है क्या वो एक ही डिजाइन की आती है? क्या जो सॉफ्ट बॉक्स आती है वो सबकी जो शेप है वो एक जैसी है क्या? उनके डिजाइन के सबके एक जैसे हैं क्या? मैं कहूंगा नहीं। तो आप कहोगे यहाँ पे इट इज ऑफ द डिफरेंट स्ट्रक्चर, इट इज ऑफ द डिफरेंट शेप। इसकी शेप जो है बेटा जी वो वेरी करती है। इसकी शेप क्या है बेटा जी यहाँ पे वेरी करती है। कैसे आप कहोगे, इट मे बी सर्कुलर, मे बी रेक्टेंगुलर, मे बी इलोंगेटेड। वो कैसी भी शेप की हो सकती है, वो आपके सर्कुलर भी हो सकती है, रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, इलोंगेटेड भी हो सकती है। शेप उसकी वेरी करेगी, बट जो भी शेप बनेगी उस हर शेप में एक बात कॉमन रहेगी, चाहे वो लंबी बन जाए, चाहे वो चौकोर बन जाए, चाहे कैसी भी शेप हो, हर शेप में एक बात कॉमन होगी कि उस शेप में हमें दिखाई देगा कि जो अपर सेल वॉल है वो लोअर सेल वॉल को कवर करेगी। तो हमें दिखाई देगा एपीथिका हमेशा कवर करेगी किसको, लोअर थिका को। तो शेप वेरी करती है, शेप उसकी अलग अलग है।
बट डिजाइन की जो बात हो रही है, मतलब उसका मेन स्ट्रक्चर हमें ये दिखाई देगा कि जो अपर थिन सेल वॉल वो हमेशा लोअर थिन सेल वॉल को ओवरलैप करेगी, मतलब एपिथिका हमेशा कवर करेगी किसको, यहाँ पे हाइपोथिका को। ये बेसिक स्ट्रक्चर डिजाइन सबका सेम रहेगा, बट इट इज ऑफ द डिफरेंट शेप। उसकी शेप कैसी बेटा जी वेरी कर रही है। ये पॉइंट आपको नीट में काम आएगा जब आप अगला डिवीजन पढ़ोगे डायनोफ्लेजिलेट्स का। किसका डायनोफ्लेजिलेट्स, वहां पे बताऊंगा आपको। शेप फिक्स है, उसके कलर अलग अलग होंगे। यहां कलर फिक्स है बट शेप क्या है, अलग अलग है। बड़ा पॉइंट गंभीर बोलते हैं मैंने बेटा जी, नीट के भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलते हैं मैंने आपको। क्या पॉइंट बोल दिया, ये क्राइसोफाइटा के अंदर शेप वेरी करती है, बट डायनोफ्लेजिलेट्स जब पढ़ोगे, अगला ग्रुप जब पढ़ोगे, उसमें आपको दिखाई देगा शेप वेरी नहीं करती, वहां कलर वेरी करता है। वहां अलग अलग टाइप के कलर मिल सकते हैं आपको यहाँ पे, यहाँ शेप देखिएगा कैसी कैसी है। यहां तक कि पॉइंट समझ में आता है। इट इज द डिफरेंट शेप बट बेसिक स्ट्रक्चर कैसे, लाइक ए सॉफ्ट बॉक्स। ओके, अब आता है अगला पॉइंट जो जबरदस्त पॉइंट है। ये सब कुछ हो गया, इसके सेल वॉल थिन है और ये ऐसे एक सेल लाइक स्ट्रक्चर बनाए हुए, बट एज द टाइम पासेज इसके सेल वॉल में डिपोजिशन होती है। इसकी सेल वॉल में बेटा जी यहाँ पे डिपोजिशन होना शुरू होता है, यहाँ पे एम्बेडेड हो जाती है सिलिका। इसमें क्या क्या जमा हो जाती है, सिलिका। अब सोचिएगा जरा बात को, सेल वॉल जो होती है वो परमिएबल थी, सेलुलोज पैक्टिंग बनी थी, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होने लग रहा था, बाहर से सब चीजें अंदर जाने लग रही थी, ये चीजों को एब्जॉर्ब कर रहा था, काम इसका चल रहा था बेटा जी। बट जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, इसमें एम्बेडेड हो जाती है सिलिका, और सिलिका की वजह से इसकी सेल वॉल जो है बेटा जो इम्परमिएबल हो जाती है। कैसी हो जाती है, इम्परमिएबल हो जाती है। सिलिका जो होता है ये गिलास की तरह शाइनिंग करता है, चमकने का काम करता है, ये गिलास की तरह ये शाइनिंग करवाने का काम करता है सिलिका। सिलिका पिगमेंट अगर सेल वॉल में जमा हो गया तो पॉइंट समझना, यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा नीट के अंदर, यहाँ पे इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन सिलिका इज प्रेजेंट विद इन द सेल वॉल। तो कौन सा ग्रुप है बेटा जो आपका यहाँ पे क्राइसोफाइटा वो ग्रुप है, वो डिवीजन है जिसमें सेल वॉल के अंदर सिलिका आके डिपोजिट हो जाएगा। अगला पॉइंट, क्राइसोफाइटा नोन एज ज्वेलरी ऑफ द ओशन। ये क्या कहलाती है बेटा जी, यहाँ पे ज्वेलरी कहलाती है ओशन की। क्यों कहलाती है ज्वेलरी, अरे ज्वेलरी चमकने का काम करती है। अरे अपना जो आभूषण होता है, जो सोना चांदी होता है, वो शाइनिंग करता है। मैंने कहा सिलिका इसे ग्लास लाइक अपीयरेंस देगा। तो सोचो अगर सनरेज इस पे आके गिरेगी तो ये क्या करेगी बेटा जी, अपने आप को यहाँ पे चमकेगी यहाँ पे। अरे हाँ या नहीं, तो मैं कहूंगा यहाँ पे बेटा जी ये गिलास की तरह शाइनिंग करती है, ये चमकने का काम करती है, तो हम इसे नाम देते हैं नोन एज द ज्वेलरी ऑफ द ओशन। ये एक्वेटिक सिस्टम की क्या है बेटा जी, ज्वेलरी कहलाती है, ज्वेलरीज ऑफ द ओशन कहलाती है यहाँ पे, बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ द सिलिका। ये था पहला पॉइंट। अगला पॉइंट बेटा जी, अब जरा सोचेगा सिलिका की वजह से सेल वॉल जो है बेटा जो इम्परमेबल होगी। जैसे जैसे सेल वॉल की डिपोजिशन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या होगा, ये सेल वॉल आपकी इम्परमेबल हो जाएगी। इसका क्या मतलब है सर, यहां पे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बंद हो जाएगा। इम्परमेबल मतलब एक ऐसी सेल वॉल हो जाएगी जिसके थ्रू ना तो कोई सोल्यूट ना कोई सोलवेंट आपस में एक्सचेंज नहीं हो सकता। मैं कहूंगा वो सेल वॉल कैसी हो जाएगी बेटा, यहाँ पे इम्परमेबल हो जाएगी। अगर ये सेल वॉल यहाँ पे इम्परमेबल हो गई तो मैं कहूंगा अब इसका जो वेस्ट है वो बाहर नहीं जा पाएगा, ये बाहर से मिनरल्स वगैरह को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। विद द टाइम ये भैया जी क्या हो जाएगा, आपका डेड हो जाएगा। अब जब ये डेड हो जाए तो ओशंस में नीचे जाकर डिपॉजिट हो जाएगा। ओशन नीचे जाके डिपॉजिट हो जाएगा। भाई एक सेल का बना है, डेड हो जाए नीचे जाके जमा हो जाएगा। अब सर जब ये जमा हो जाएगा तो पॉइंट को समझ के देखते हैं, सिलिका की वजह से ये इतना हार्ड हो जाता है कि ये डिस्ट्रॉय ही नहीं हो सकता, मतलब ये कभी टूटेगा नहीं। इनडिस्ट्रेबल हो जाता है ये, जिसे कोई डिस्ट्रॉय ना कर सके, ये इतना हार्ड हो जाता है। इट बिकम सो हार्ड दैट इट कैन नॉट बी डिग्रेड, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय। इस वर्ड का क्या मतलब है, मिलियंस ऑफ ईयर्स से ऐसे सोचेगा बहुत सारे डाई एटम्स, बहुत सारे क्राइसोफाइटा अगर ओशन के अंदर नीचे जमा हो रहे होंगे तो आप ये कहोगे सर ये जो बॉटम की जोन होगी वहां पे अगर ऐसे क्राइसोफाइटा नीचे जमा हो रहे होंगे, ये डाई एटम अगर नीचे डिपॉजिट होता जा रहा होगा तो नीचे तो सर एक ऐसी अर्थ बन गई होगी, क्योंकि
इसकी जो सेल उसमें सिलिका जमा हुआ है, सिलिका जो है वो सेल वॉल को बना देता है इम्पर्मिएबल। फिर धीरे धीरे क्या होता है, आपके डायटम्स मर जाते हैं, मर जाएंगे, नीचे जाके क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे। सिलिका इसे टफ बनाती है, इसे हार्ड बनाती है, और साथ में इसे बनाती है कि वो डिस्ट्रॉय ना हो सके, वो कभी टूट ना सके, कभी डीके ना हो सके, वो इतनी ज्यादा हार्ड बन जाती है, जिसे हम डिस्ट्रैक्ट ही ना कर सके, जिसे हम डिस्ट्रॉय ना कर सके, इतनी ज्यादा वो हार्ड हो जाती है। ठीक पॉइंट, मैंने कहा इतनी हार्ड हो जाती है, इतनी टफ हो जाती है कि मिलियंस ऑफ ईयर से जो डाई एटम नीचे जमा हो रहा था, वो ब्रेक ही नहीं हो रहा। तो मैं कहूंगा इसका मतलब नीचे की जो धरती की लेयर है, मैं कहूंगा वहां तो डाई एटम ही जमा हो रहा है। मैं कहूंगा इस अर्थ को मैं नाम दूंगा बेटा जी यहां पे आपका डाई एटोमियस अर्थ। नीट का अगला फेवरेट क्वेश्चन, by the deposition of which molecule diatoms form diatomic earth। तो आप कहोगे किसकी वजह से, यहाँ पे सिलिका के जमा होने की वजह से जो नीचे की कोट है पूरा, वहां पे जब डायटम जो जमा हो रहे हैं वो कभी ब्रेक ही नहीं हो रही, वो कभी डिस्ट्रॉय ही नहीं हो रही, डिस्ट्रॉय नहीं हो, तो डेफिनेटली मैं कहूंगा वहां की जो अर्थ उनके जो डिपोजिशन से बनी है वो कैसी बेटा यहाँ पे डायटोमिक अर्थ। ठीक पॉइंट है। अगला पॉइंट आता है बेटा जी यहाँ पे, इसी के कुछ और भी नाम है, क्या नाम बेटा जिसके यहाँ पे डाइएटोमाइट, जैसे नाम से इंडिकेट हो रहा है डाइएटम, एक ऐसी धरती जो डाइएटम से बने, हम उसका नाम कर देते हैं यहाँ पे डाइएटोमाइट, और हमने उसका क्या नाम रख दिया बेटा जी यहाँ पे आपका डाइएटोमियस अर्थ। अगला एक नाम और सुन लेना बेटा जिसके यहाँ पे केसलगुड। इसके 3 नाम है। इस नाम पे भैया जी बड़ा क्वेश्चन बना है यहाँ पे, क्योंकि ये नाम तो याद रह जाता है, डायटोमियस अर्थ कि भाई वो डायटम से बनी हुई है, डायटोमाइट डायटम से बनी है, बट इस नाम में हिंट नहीं है। तो पेपर में आ जाए केसल सुर्ख क्या है, तो मैं कहूंगी डायटोमियस अर्थ है जो बनी है बाय द डिपोजिशन ऑफ द डायटम्स ऑन द बॉटम ऑफ द ओशंस। पहला पॉइंट समझ में आ गया, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट आता है सर, व्हाट इज द यूज ऑफ डायटोमियस अर्थ। क्या हम इसका कोई यूज कर सकते हैं, क्या इसका कोई एप्लीकेशन भी? मैं कहूंगा यस, हम बॉटम में से इस अर्थ को निकालते हैं, हम इनको निकालते हैं और हम इसका यूज करते हैं। कहां यूज करते हो? पहला यूज बेटा, इट इज यूज इन द स्टोन पॉलिश। हम जो स्टोन्स की पॉलिशिंग करते हैं, उनको जो ऊपर से पॉलिश मारते हैं, वहां पे हम इनका यूज करते हैं। सोच के देखो ना, अरे भाई सिलिका है, चमकने का काम करती है, तो हम जो बाहर से ज्वेलरीज को चमकाते हैं तो हम कहते हैं हम इसे यहाँ पे जो स्टोन्स वगैरह होते हैं उनमें हम इसकी पॉलिश करने में इसका यूज करते हैं। ठीक है भैया जी, ओके। हम कहते हैं हम इसको फिल्ट्रेशन में यूज करते हैं। मिट्टी है तो हम इसको यूज करते हैं फिल्ट्रेशन में। किसके फिल्ट्रेशन में? जो सिरप्स होते हैं, जो ऑयल्स होते हैं, हम उनको जब फिल्टर करते हैं तो उसकी फिल्ट्रेशन में हम इनका यूज करते हैं बेटा जी यहाँ पे। ठीक है। अगला वर्ड आता है बेटा जी यहाँ पे, इट इज यूज एज ए इंसुलेटर। इसका क्या मतलब है? ये जो डायटोमियस अर्थ है बेटा जी, इट इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट। इट इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ये हीट का बड़ा बैड कंडक्टर है बेटा। तो मैं कहूंगा, अगर सोचिएगा, मैं जो बड़े बड़े बॉयलर्स हैं, मैं उनके आसपास अगर इस डायटोमियस अर्थ की अगर वहां पे एक लेयर लगा दूंगा तो उससे क्या होगा, उसके अंदर जो हीट है उसका लॉस नहीं हो सकेगा। तो मैं कहूंगा ये क्या बन जाएगा बेटा जी यहाँ पे, इट इज यूज्ड एज ए इंसुलेटर। इवन बेटा जी यहाँ पे यहां से साउंड भी क्रॉस नहीं होते, तो हम कहेंगे यहाँ पे ये साउंड प्रूफिंग एरिया बनाने में भी क्या होता है, इसका यूज होता है। बहुत बार नीट में क्वेश्चन बने बेटा जी यहाँ पे, मैंने बताया आपको यही सारी कहानी इस टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चन बना रहा हूं यहाँ पे। एक बार छोटा सा रिकॉल कर लेते हैं, एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। चलिए, मैंने कहा स्ट्रक्चर कैसा है, यूनिसेलुलर है और यूकैरियोटिक है, बट सोप लाइक स्ट्रक्चर है। मतलब इसकी सेल वॉल जो वो थिन होती है और जो अपर सेल वॉल है, जो पार्ट है वो लोअर वाली सेल वॉल को बेटा जी यहाँ पे ओवरलैप कर, मतलब इसके 2 पार्ट दिख रहे हैं, एक अपर एक लोअर। अपर का नाम रख दिया हमने एपीथिका, लोअर का नाम बेटा जी लोअर थिका यानी कि हाइपोथिका। आपने कहा दोनों जुड़े एक रिडल पे। सेल वॉल जो होती है वो बनी किसके है? सेलुलोज के पेक्टिन की, जो कि परमिएबल है। मैं कह रहा हूं बेटा जी सेल वॉल यहां पे कैसी है? परमिएबल है, मतलब टोटली वहां पे एक्सचेंज हो सकता है।
मतलब बाहर से वाटर से न्यूट्रिएंट को ले रहा होगा बेटा जी और अपने वेस्ट को बॉडी के बाहर रिलीज कर रहा होगा। लॉजिक सेट हो गया। अगला पॉइंट आपने कहा सर बट विद द टाइम क्या होता है इसके सेल वॉल में सिलिका जमा हो जाती है और सिलिका के जमा होने की वजह से सेल वॉल जो होती वो हो जाती इम्परमेबल, मतलब अब उसकी बॉडी बाहर से कुछ चीज आ नहीं सकती और अंदर जो वेस्ट वगैरह बन रहा है वो बाहर जाएगा नहीं। तो मैं कहूंगा इसका धीरे धीरे सारा प्रोटोप्लाज्म में जो न्यूट्रिएंट था वो सारा यूज हो जाएगा। सारा अगर न्यूट्रिएंट यूज हो जाएगा तो ये सेल डेड हो जाएगी। सेल अगर डेड हो जाएगी तो मैं कहूंगा इट गेट डिपॉजिट ऑन द बॉटम ऑफ द ओशन। तो मैं कहूंगा उसकी वजह से बॉटम के अंदर ऐसे ही डायटम्स डिपॉजिट होते जा रहे हैं। बट सिलिका जो है ये बहुत ही हार्ड कवरिंग बनाती है और जो कभी अनब्रेकेबल कवरिंग बनाती है जो डिस्ट्रॉय नहीं होते। मैं कहूंगा यहाँ पे जो धरती में जो मिलियंस ऑफ ईयर से डायटम पड़े हुए थे बेटा जी वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो रहे। तो मैं कहूंगा यहाँ पे जो लेयर बनी उस लेयर का नाम क्या है बेटा जी? डायटोमियस अर्थ। इसी का नाम क्या है? डायटोमाइट। इसी का नाम क्या है बेटा जी? यहाँ पे केसल गुर। अब आता है क्या सर हम इस अर्थ का कहीं यूज कर सकते हैं? मैं कहूंगा हाँ बेटा बिल्कुल यूज कर सकते हैं। मैं इसके 4 यूज बता रहा हूं। इन द पॉलिशिंग ऑफ स्टोन्स, अरे भाई ये शाइनिंग करती है, चमकने का काम करता है स्टोन की, अरे हम पॉलिश करवाते हैं ना तो पॉलिशिंग में यूज होती है। फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप्स भी यूज होती है बेटा जी। इवन ये एज ए इंसुलेटर यूज होती है। मतलब क्या इस बात का? ये हीट को कभी कंडक्ट नहीं करता। तो मैं कहूंगा जो भी हमारे बॉयलर्स है, जो स्टीम के बॉयलर से जहां पे टेम्परेचर बहुत हाई है, जहां पे तो टेम्परेचर का लॉस ना हीट मेंटेन है, तो वहां पे हम इसे यूज करते हैं इंसुलेटर के तौर पे। इवन साउंड प्रूफिंग में हम इसका क्या करते हैं? यूज करते हैं। ये सब बेटा जी यूज है किसके? डायटोमियस अर्थ के। इस पे भाई साहब क्वेश्चन बने हैं काफी बार आपके नीट में। इसके स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन बनते हैं, डायटोमियस अर्थ पे इस पे क्वेश्चन बनता है जो आप टैकल कर लोगे बेटा जी। गेटिंग माय पॉइंट? चलिएगा एक छोटा सा पॉइंट मैंने आपको बताया था उसको दोबारा बता रहा हूं। इसकी शेप वेरिएबल, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है बट शेप रेक्टेंगुलर हो सकती है, सर्कुलर हो सकती है, इलोंगेटेड हो सकती है, कैसी भी शेप हो सकती है। शेप इसके अलग अलग प्रकार की है बट स्ट्रक्चर कैसा होगा बेसिक वो मैंने आपको बताया। ठीक है अगले वर्ड में चलते हैं। हमने इसके स्ट्रक्चर को जान लिया, सब बातें होती है। अब बात आती है इसकी लोकोमोशन की, कर लेते हैं पहले यहां पे। वर्ड का क्या मतलब है सर? ये मोटाइल है कि नॉन मोटाइल है? तो मैं कहूंगा इट इज नॉन मोटाइल। और इस पे बहुत क्वेश्चन बने भाई। अगला पॉइंट देखना जबरदस्त आएगा। अगला पॉइंट बड़ा जबरदस्त बोलने वाला हूं। इट इज नॉन मोटाइल। फिर आप कहोगे सर इसका मतलब ये एक जगह फिक्स है? नहीं, ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो पॉइंट क्या है बेटा जी? ये नॉन मोटाइल है बिकॉज फ्लैजिला अब्सेंट। इसके पास लोकोमोशन करने के लिए ना तो फ्लैजिला है ना सीलिया है और अमीबा जैसे इरेगुलर स्ट्रक्चर भी नहीं है। कल आपने कहा था अगर वो मोटाइल है तो डेफिनेटली या तो उसके पास सीलिया होगी या सर फ्लैजिला होगी या फिर वो अमीबॉइड मूवमेंट कर रहा होगा, अमीबा की तरह वो अपनी शेप को चेंज करके मूव करेगा। ना तो भाई अमीबा जैसा स्ट्रक्चर है, ना मैंने कहीं सीलिया बनाई, ना मैंने कहीं फ्लैजिला। तो मैं कहूंगा सीलिया फ्लैजिला क्या है बेटा? ये एब्सेंट है। तो मैं कहूंगा कैसा है बेटा जी आपका यहाँ पे? इट इज नॉन मोटाइल। या मैं कहूंगा आप ये वर्ड मत बोलो नॉन मोटाइल, आप ये कहो जस्ट इसके लिए यहाँ पे कि फ्लैजिला क्या है इसके पास है एब्सेंट, बट इट इज द पैसिव स्विमर। नॉन मोटाइल ना बोल के बोलेंगे इट इज द पैसिव स्विमर। अब इस वर्ड का क्या मतलब है? इस वर्ड का क्या मतलब है? आप ये मत बोलना नॉन मोटाइल, क्योंकि चल फिर सकता तो मोटाइल है, एक जगह नहीं मिलेगा आपको, चल फिर सकेगा बट चलेगा कैसे यहाँ पे? इट इज ए पैसिव स्विमर। अब इस वर्ड का क्या मतलब है? मैं कहूंगा डायटम जो होते हैं दे आर लाइट इन वेट। इनका वेट कैसा? बहुत ही लाइट है। उसकी वजह से क्या करेंगे बेटा जी? दे फ्लोट इन द वाटर। वर्ड को समझो यहां पे। सर ये सेल जो बहुत ही भारी नहीं है, बहुत ही हल्की हल्की सेल, इनमें जो फैट भी स्टोर हो रहा है वो बहुत ही लो मोलिकुलर वेट का फैट है। मैंने बोला बेटा यहाँ पे लाइट वेट है बिकॉज हैव द डिपोजिशन और स्टोरेज ऑफ लो मोलिकुलर वेट फैट। इनकी बॉडी में कोई फैट अगर स्टोर भी हो रही है
तो फैट जो है बेटा वो कैसी यहाँ पे लो मोलिकुलर वेट की फैट है, मतलब उसकी वजह से यहाँ पे ऐसा नहीं होगा बहुत हैवी हो जाए, इसका वेट कैसा रहेगा, बहुत ही लाइट रहेगा। अब अगर सर लाइट इन द वेट रहेगा तो ये नीचे सेडिमेंट नहीं होगा, सेडिमेंट नहीं होगा तो क्या करेगा इजीली बेटा जी यहाँ पे, जब तक लिविंग है ये इजीली बेटा जी क्या करेगा यहाँ पे फ्लोट करेगा, जब तक लिविंग है ये इजीली क्या करेगा बेटा जी यहाँ पे फ्लोट करेगा। अब अगर ये फ्लोट करेगा, अगर ये फ्लोट करेगा तो पानी में अगर वेव्स क्रिएट होंगी तो ये उस पानी के साथ ही अपने आप को बहाएगा, पानी के साथ ही अपने को बहाएगा। इसके खुद के कोई फ्लैजिला तो है नहीं कि खुद अपने आप को मूव करके कहीं जा सके। मैं कहता अगर ये खुद चल के कहीं जाता तो बनता है एक्टिव स्विमर। भाई सोचो ना, भाई आपको स्विमिंग आती है, आप खुद स्विमिंग करके जा रहे हो, खुद एनर्जी लगा के जा रहे हो, आप स्विमर हो। बट मैं कह रहा भाई ये आपको खुद तो स्विमिंग कर ही नहीं रहा, इसके फ्लैजिला तो है ही नहीं यहाँ पे, तो पानी इसे जहां भाग के लेकर जा रही है वहीं बैठ के जा रहा है। तो मैं कहूंगा स्विमर कैसा है बेटा जी आपके भाई, इट इज ए पैसिव स्विमर बिकॉज फ्लैजिला इज अपसेंट। गेटिंग माय पॉइंट? अगला पॉइंट समझना बेटा, इट इज माइक्रोस्कोपिक। एक ही सेल का है तो आप स्ट्रक्चर की बात करते हो तो कैसा ये माइक्रोस्कोपिक, तो हम एक नाम बोलेंगे बेटा जी, इट इज प्लैंक्टोनिक ऑर्गेनिज्म। प्लैंक्टन मतलब बहुत स्मॉल साइज का ऑर्गेनिज्म है, प्लैंक्टोनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, और भैया जी ओशंस में मिलते हैं। यहाँ पे इस तरह की बातें हमने कर ली, कैसे यहाँ पे पैसिव स्विमर है, यहां तक की बातें होगी। अगले पॉइंट पे आते हैं। मैंने वर्ड बोला बेटा जी, अगले वर्ड पे आते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे। अगला वर्ड आता है बेटा जी मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो क्या है? तो हम बातें करेंगे बेटा जी, इसका मोड कैसा है बेटा जी यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक है। मोड कैसा है बेटा इसका यहाँ पे, दे आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर, मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं। मतलब क्या है बेटा जी यहाँ पे, दे आर फोटोसिंथेटिक। ओके, अपना खाना खुद बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? मैं कहूंगा भाई इनके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, हैव द क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट में क्या बैठे होंगे बेटा जी यहाँ पे, दे हैव द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। नीट का दूसरा फेवरेट क्वेश्चन, अगर कहीं बनेगा तो कहां बनेगा बेटा? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट बनेगा। कैसे? जरा वर्ड को समझ के देखिए। आपने कहा सर इनके पास होता है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, बीटा कैरोटीन, ये सब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है बेटा जी। जब आप प्लांट फिजियोलॉजी समझोगे तो इन सबके हम स्ट्रक्चर तक समझाएंगे आपको यहाँ पे। फिलहाल आप इतना जान लीजिए दिस ऑल आर द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ये सब के सब क्या है बेटा? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है। बस इतना वर्ड जानेंगे फिलहाल आपका यहाँ पे। एंड साथ में बेटा बैठा होता है यहाँ पे ज़ैंथोफिल, और ज़ैंथोफिल जो यहाँ प्रेजेंट होता है उस पिगमेंट का नाम होता है बेटा जी यहाँ पे फ्यूकोजैंथिन। इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो कौन कौन से बेटा जी? क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल सी है, बीटा कैरोटीन है और फ्यूकोजैंथिन। ये मैंने जो पिगमेंट लिखे हैं बेटा जी, ये पिगमेंट मैंने लिखे हैं बेटा जी आपके लिए डाई एटम्स के। ये मैंने पिगमेंट लिखे हैं बेटा जी डाई एटम के। नीट का फेवरेट क्वेश्चन मैंने देखो यहां वर्ड लिखा था बेटा जी, दे आर नोन एज गोल्डन एल्गी। मैंने एल्गी वर्ड लिखा था। आपको अगर 9th क्लास का याद हो, एल्गी 3 प्रकार का होता है, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी। सुने बेटे ये नाम? क्या क्या नाम बोले मैंने आपको? ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और गोल्डन एल्गी, वो आपका नाम है, सॉरी रेड एल्गी। नाम सुने? 3 हमने एल्गी के टाइप्स पढ़े होंगे 9वीं क्लास में बेटा जी, 9th क्लास में पढ़े होंगे आपने। जो ब्राउन एल्गी है उसमें जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वही सेम पिगमेंट बेटा जी डाई एटम में बैठे होते हैं। ये जो पिगमेंट मैंने लिखे हैं आपको, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, बीटा कैरोटीन एंड फ्यूकोजैंथिन, these are the pigments that are present within the brown algae। तो नीट का क्वेश्चन, which of the following is similar like the brown algae? कौन है जो ब्राउन एल्गी के जैसा ही है? वो कौन है बेटा जी? वो डाई एटम है। इट इज सिमिलर लाइक द ब्राउन एल्गी। ये बिल्कुल बेटा जी सिमिलर है ब्राउन एल्गी के जैसा। नाम को समझो ना, ब्राउन एल्गी, बिकॉज दे आर
ब्राउन इन कलर, दे आर ब्राउन इन कलर। मैं कहूंगा ब्राउन कलर देता ही कौन है? फिकोजेंथिन। फिकोजेंथिन का कलर कैसा है बेटा जी? ब्राउन कलर का पिगमेंट है यहाँ पे। अगर ये पिगमेंट है तो मैं कहूंगा ये भी ब्राउनिश इन द कलर हो गई। दूसरी बात बेटा जी, यहाँ पे यही सेम पिगमेंट अगर डाई एटम में है तो यही सेम पिगमेंट कहां बैठे हैं बेटा जी? आपके यहाँ पे विद इन द ब्राउन एल्गी बैठे हैं। तो ये सिमिलर है किसके जैसे? ब्राउन एल्गी के जैसे। अब जरा उस वर्ड को समझो, गोल्डन एल्गी को। भाई ब्राउन कलर का है, ऊपर से सिलिका जमा हो गई जो इसे शाइनिंग देगी। तो मतलब एक ब्राउन कलर की चीज पानी में पड़ी हुई है और वो चमकने लग रही है। तो मैंने कहा भाई ये एल्गी है, इट इज लुक लाइक ए गोल्डन। तो मैं कहूंगा ब्राउनिश कलर है, येलोइश कलर है बेटा जिसका यहाँ पे, और ये चमक रही है। तो उस चमकने की वजह से मैंने कहा इसका मैंने नाम रखा है बेटा जी यहाँ पे गोल्डन एल्गी, क्योंकि ये साइन करने की प्रॉपर्टी शो करती है। और इसका कलर भी कैसा है? लाइक ब्राउनिश शाइनिंग प्रोटीन एल्गी की। कैसी बेटा जी? यहाँ पे ब्राउनिश शाइनिंग एल्गी है, बिकॉज यहाँ पे इसमें पिगमेंट्स वही बैठे हैं जो किसमें बेटा? ब्राउन एल्गी में। यहां तक की बात होगी। अगले पॉइंट पे आते हैं। सर जब ये खाना बनाता है तो खाने को स्टोर भी तो करता होगा। खाना अगर ये बनाता है तो खाने को क्या करता है? यहाँ पे स्टोर भी तो करता है। मैं कहूंगा बिल्कुल बेटे खाने को स्टोर भी करता है। तो खाने की हम बातें करते हैं यहाँ पे, स्टोर जो फॉर्म है वो क्या है? एक सुनिएगा बेटा, ये जो खाने को स्टोर करता है तो स्टोर किसकी फॉर्म में करता है? यहाँ पे अब भाई खाना इसने बना लिया, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या? खाना इसने बना लिया। खाना बनाने के लिए इसके पास पिगमेंट है। पिगमेंट कौन से बेटा इसके पास में? क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल सी है, इसके पास बीटा कैरोटीन और साथ में क्या? फिकोजेंथिन है। और यही सेम पिगमेंट बैठे हैं ब्राउन एल्गी में। तो ये उसके जैसा सिमिलर है, ये फोटोसिंथेसिस। यहां तक की बात सही है। एक और बात में सिंपल उसके जैसा ही है, ये खाना भी वैसा स्टोर करता है जिस फॉर्म में ब्राउन एल्गी खाने को स्टोर करती है। जरा वर्ड को समझना, ये खाना स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ ल्यूकोसाइन। इट इज ए टाइप ऑफ स्टार्च। ये वर्ड कैसे समझोगे बेटा? आपने सुना होगा छोटी क्लासेस में, सर प्लांट के अंदर जो स्टोर फॉर्म ऑफ फूड है उसका नाम होता है स्टार्च, और एनिमल के अंदर खाना स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ द ग्लाइकोजन। इन द फॉर्म ऑफ द ग्लाइकोजन। तो मैंने कहा स्टार्च का स्ट्रक्चर कैसा है, उसके यहाँ पे स्टार्च भी अलग अलग टाइप के। तो मैंने कहा इसके अंदर जिस फॉर्म में स्टार्च की जिस फॉर्म में खाना स्टोर होता है उस फॉर्म का नाम बेटा यहाँ पे ल्यूकोसाइन, या तो उसे अलग नाम देंगे ल्यूकोसाइन। ये वर्ड यूज होता है ओनली फॉर द डाई एटम्स, और मैं कहूं ओनली फॉर द क्राइसोफाइटा के लिए, चाहे वो डायस्मिड्स हो चाहे वो डाई एटम्स हो, उनके लिए यूज किया हुआ वर्ड बेटा जी ल्यूकोसाइन इज द फॉर्म ऑफ द स्टार्च दैट गेट डिपॉजिट दैट गेट स्टोर्ड विद इन द क्राइसोफाइटा। बट मैंने कहा ये सिमिलर है लाइक द ब्राउन एल्गी, और ब्राउन एल्गी में खाना जो स्टोर होता है वो स्टोर होता है बेटा जी लेमिनेरिन की फॉर्म में। मैं अच्छे स्पेलिंग लिख देता हूं बेटा जी यहाँ पे, लेमिनेरिन की फॉर्म में। किस फॉर्म बेटा जी यहाँ पे? लेमिनेरिया। वहां पे एक स्टार्च की फॉर्म है जिसकी फॉर्म में खाना स्टोर होता है, लेमिनेरिन वो फॉर्म का नाम है बेटा जी। तो मैंने पर कहा यहां तो भाई ब्राउन एल्गी की बात नहीं हो रही, यहां तो क्राइसोफाइटा की बात हो रही। तो मैंने देखो आगे बढ़ के लगा दिया क्राइसोलेमिनेरिन, क्योंकि हम किसकी बात करें? क्राइसोफाइटा की बात हो रही। तो मैं कहूंगा आप इसे कह सकते हो ये ल्यूकोसाइन है या फिर क्राइसोलेमिनेरिन है। मतलब लेमिनेरिन उस फॉर्म का नाम है जो स्टोर होती है विद इन द ब्राउन एल्गी। विद इन द ब्राउन एल्गी में जो खाना स्टोर होता है बेटा वो होता है लेमिनेरिन की फॉर्म में। तो मैंने कहा ये क्राइसोफाइटा में भी है, तो हम इसका नाम रखते हैं क्राइसोलेमिनेरिन। ये हम उसको नाम क्या रखते हैं? ल्यूसिन। और जो दूसरी फॉर्म में खाना स्टोर होने की वो है बेटा जी ऑयल्स, या आप कह सकते हो बेटा जी यहाँ पे फैट। इन दो फॉर्म में खाना उसकी बॉडी में स्टोर होता है, और यही वो दो फॉर्म है बेटा जी जो मिलती है आपको ब्राउन एल्गी में। तो मैं कहूंगा ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में और खाने के स्टोर फॉर्म के अंदर यहाँ पे टोटली मैच करता है विद द ब्राउन एल्गी। देखिएगा यहां तक कोई दिक्कत है बेटा जी? चलिए
पॉइंट आता है बेटा जी रिप्रोडक्शन। ये दोनों तरह से अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है बेटा जी, एसेक्सुअली, एसेक्सुअल एज वेल एज बेटा जी यहाँ पे ये करता है यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जरा वर्ड को समझना कैसे रिप्रोड्यूस करता है। ये करता है मेनली अपने आप को रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ बाइनरी फ्यूजन। ये वर्ड आपने सुना है बेटा जी कि सर यूनिसेलुलर है और ये एक सेल दो में टूट जाएगी, ये एक सेल दो में टूट जाएगी तो बन जाएगा बेटा जी दो, नहीं तो बन जाएगा बेटा जो आपके दो क्राइसोफाइटा पैदा हो जाएगी। पर जरा यूनिक टाइप का कैसा उसको जरा समझ के देखना बेटा जी, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसा मैं समझा रहा हूं वैसा ही समझना। जबरदस्त टॉपिक है बेटा जी, यहां से बनेंगे क्वेश्चन आप लोगों के लिए। इमेजिन करो चीजों को, मैं यहां पे डायग्राम बनाता हूं। कैसे समझोगे चीजों को? सर ये एक डायएटम है, मेरे हाथ को समझ रहे हो? ये अपर ओवरलैपिंग है, ये एपिथिक का है, और ये नीचे वाला है ये लोअर थिक का है। सर ये इसको ओवरलैप कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है ना, सही है। इन दोनों में सर जहां जॉइंट बन रहा है वो क्या है? यहाँ पे ग्रिडल। अब सर ये टूटेगा और दो में टूट जाएगा, तो मैंने कहा वो टूटने वाला तरीका क्या है? बाइनरी फ्यूजन कहलाएगा। चलिए अब जरा वर्ड को समझो। सर टूटेगा कैसे? तो हम जरा इस वर्ड को समझो हाइपोथेटिकली। सर जब ये टूटेगा तो ये बीच से टूटेगा। कैसे टूटेगा? यहाँ पे ये सेल के नीचे एक और कवरिंग आ जाएगी, ये अलग हो जाएगा, और इसके नीचे एक और कवरिंग आ जाएगी, ये अलग हो जाएगा। मतलब आप ऐसा कह रहे हो ये है कवरिंग, इसी पार्ट का डिवीजन कैसे होता है? ये अपर एपिथिक का है, मैंने किस एपिथिका के नीचे एक और नई सेल वॉल की कवरिंग बन गई। तो आपको सर अगर एक और सेल वॉल की कवरिंग बनी मतलब ये तो उसके अंदर से फ्री हो जाएगा, तो मैं कहूंगा ऐसे तो जब सेल टूटती है तो क्या टूटती है? ये जो ग्रिडल होता है वो टूटता है, ग्रिडल जो यहाँ पे जॉइंट था वहां से टूटेगा। जब टूटेगा तो कैसे टूटेगा? ये अपने नीचे नया पार्ट बना लेगा और ये अपने नीचे नया पार्ट बना लेगा। दोबारा पढ़ के समझना, बहुत छोटा सा पॉइंट है। ये ग्रिडल है सर, इस ग्रिडल से टूटेगा, ये टूटेगा तो क्या होगा? ये एपिथिका अपने नीचे एक लोअर पार्ट बना लेगा, और हाइपोथिका ये हाइपोथिका इसके नीचे एक लोअर पार्ट बन जाएगा। तो मैं कहूंगा दो में टूट जाएगा। जरा वर्ड को समझ के देखो, ब्लैक बोर्ड पे समझाता हूं। अगर मैं लेके चलता हूं ये 10 यूनिट का बना हुआ है, ये यहाँ पे 9 यूनिट का बना हुआ है, तो डिवीजन क्या हुआ? ये जो 10 यूनिट का स्ट्रक्चर था इसके नीचे आ गया बेटा जी यहाँ पे दोबारा से 9 यूनिट का स्ट्रक्चर। ठीक बात है। अगले वर्ड को समझना, ये जो 9 यूनिट का स्ट्रक्चर था इसके नीचे आ गया बेटा जी यहाँ पे 8 यूनिट का स्ट्रक्चर। दोबारा समझ लो भाई, यही पॉइंट है तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये समझ गया, कहानी समझ में आ गई बेटा जी। ये एपिथिक का है, ये इनके ग्रिडल है, तो आप समझो ये वो पॉइंट है जहां पे जुड़े हुए आपस ओवरलैप कर रहे हैं। इस ओवरलैपिंग पॉइंट के पास एपिथिका के नीचे नया एक ग्रिडल आ गया, तो मैंने कहा ये अगर 10 है इसके नीचे एक नया आ गया तो 9 का आ गया, वो 10 और 9 का पार्ट बन के दोबारा बाहर हो गया। ये जो 9 वाला था, जो लोअर थिका था, जो हाइपोथिका था, उसके नीचे एक और आ गया। अब ये ऑलरेडी अगर 9 का था तो इसके नीचे जो आया होगा वो इससे भी छोटा आया होगा, तो कितने का आया होगा? 8 का आया होगा। तो देखो मैंने पॉइंट समझा दिया ना बेटा कि भाई ये अगर ऐसी है 10 यूनिट का है, ये 9 यूनिट का है, तो जब ये टूटेगा तो 10 यूनिट के नीचे छोटा पार्ट आ गया 9 यूनिट, और सिर्फ 9 के नीचे भी छोटा अगर वो क्या आ गया यहाँ पे 8 यूनिट। इसी तरह टूटेगा फिर दोबारा से, तो कहूंगा फिर तो बातें होंगी। मतलब ये 10 है सर, ये 9 है सर, ये 9 है, ये 8 है। अब सर ये टूटेगा तो मैं कहूंगा भाई जब ये टूटेगा तो फिर तो बातें होंगी। ये 9 है तो ये 8 है सर, ये 8 है तो ये 7 है। अब एक समझने वाला पॉइंट क्या है सर, जैसे जैसे डिवीजन होता जाएगा, बार बार जब अपने आप को बाइनरी फ्यूजन करेगा तो क्या होगा? सेल का साइज छोटा होता जा रहा है। वो समझो मेरे बेटा, पॉइंट आ गया पकड़ में। कैसे पकड़ में आ गया भाई? जैसे जैसे ये टूटता जाएगा, सोचो इस 9 के नीचे 8 आ गया, फिर ये टूटा तो 9 के नीचे तो 8 आ गया, 8 के नीचे क्या आ गया? 7 आ गया, फिर ये टूटा तो 8 के नीचे तो 7 आएगा, बट 7 के नीचे क्या आएगा? 6 आएगा। मतलब ये छोटा होता जा रहा है। अब अगर सेल का साइज छोटा हो जाएगा मतलब इसमें बेटा जो प्रोटोप्लाज्म बैठा हुआ है, इसमें जो साइटोप्लाज्म बैठा हुआ है
वो विद द टाइम क्या होता जाएगा बेटा जी यहाँ पे डिक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे बाइनरी फिजन आगे प्रोसीड करेगा, साइज अगर छोटा होता जाएगा तो प्रोटोप्लाज्म कंटेंट भी तो क्या हो जाएगा बेटा, छोटा होता जाएगा। अगर मतलब ये कम हो जाएगा तो आप ही कहते हो सर जो भी सेल के पास डिजोल्व न्यूट्रिएंट है, जो भी सेल में प्रेजेंट है, सेल ऑर्गेनल्स वगैरह, वो सब तो सेल के अंदर बैठेगा। अगर वो जगह धीरे धीरे कम होती जाएगी तो सर अंदर के न्यूट्रिएंट्स वगैरह कम हो जाएगा, क्या वो सेल सर्वाइव कर पाएगी? वो सेल सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो मैंने एक पॉइंट समझा दिया आपको, Chrysophyta diatom divide by the binary fission, and during the binary fission gradually the newly formed diatom size start decreasing। उनका साइज क्या होगा बेटा जी यहाँ पे डिक्रीज होता हुआ जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? अब एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसपे वो जाके सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो जाके सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा उस कंडीशन में? सोचिएगा, सपोज करो ये 6 यूनिट हो गया, ये 5 हो गया, आपने कहा स्ट्रक्चर बहुत ही छोटा हो गया। लेटेस्ट सपोज करते हो ऐसे टूटता गया टूटता गया टूटता गया और सर अब स्ट्रक्चर बन गया 6 का 5 का, मतलब स्ट्रक्चर बहुत छोटा हो गया। अब उसके पास इनफ प्रोटोप्लाज्म नहीं है, तो क्या करेगा मेरे भाई, वो अपने आप को डिवाइड करेगा यहाँ पे सेल वॉल। इसी एक सेल वॉल के अंदर यहाँ पे छोटी छोटी बेटा जी यहाँ पे 4 सेल बन जाएगी। मैं कहूंगा उसने अपने आप को डिवाइड किया बाय द प्रोसेस ऑफ द मियोसिस, और उसने क्या किया, अपने अंदर बनाया बेटा जी गैमीट्स। अब उसे पता है कि मैं डिवाइड तो नहीं कर पाऊंगा, मेरा साइज छोटा होगा, इससे पहले कि मैं मर जाऊं उसने यहाँ पे गैमीट्स बनाए। और गैमीट बनाने का जो प्रोसेस है बेटा जो कौन सा है यहाँ पे आपका मियोसिस। आपने कहा जो डायटम होते हैं वो बेटा डिप्लॉइड होते हैं। जरा वर्ड को समझना बेटा जी, डिप्लॉइड मतलब डाई बोले तो 2, प्लॉइड वर्ड का मतलब होता है बेटा जी सेट ऑफ क्रोमोसोम, मतलब उसके पास जो भी डीएनए होता है वो हमेशा बेटा जी क्रोमोसोम जो होते हैं वो हमेशा पेयर में होते हैं। किसमें होते हैं बेटा? पेयर में। जैसे हम बातें करते हैं हमारे पास है बेटा जी यहाँ पे 23 पेयर। ओ भाई अपने ह्यूमन के पास कितने 23 पेयर है ना, तो आप ही कहते हो सर एक क्रोमोसोम आता है मम्मी से और ऐसे एक आता है पापा से, ऐसे 23 जोड़े। तो हमारे पास हर चीज किसमें है बेटा जी यहाँ पे पेयर में। वैसे मैं कह रहा हूं डायटम भी क्या है बेटा जी डिप्लॉइड है, मतलब उसके पास भी 2 सेट होता है, 1 आता है फादर से 1 आता है मदर से। तो जब डायटम गैमीट बनाते हैं तो किस प्रोसेस से बनाते हैं? मियोसिस से। और मियोसिस से बेटा जी 1 नहीं 4 सेल बनती है। मैंने कहा 4 क्या बन गए बेटा जी यहाँ पे गैमीट बन गए। क्या बन गए यहाँ पे? गैमीट बन गए। तो आप मैंने कहा जब इसका साइज बहुत ज्यादा छोटा हो गया तो उसने मियोसिस के प्रोसेस से गैमीट बनाए, और गैमेट्स को उसने क्या कर दिया बेटा जी यहां से ग्रिडल को तोड़ के उसने गैमेट्स को कर दिया बेटा जी रिलीज। गैमेट्स क्या हो गए बेटा जी? उसके रिलीज हो गए। और पानी के अंदर जब गैमेट्स अपने आप को फ्यूज करेंगे तो बन जाएगा बेटा जी जाइगोट, और ये जाइगोट फिर दोबारा गिवराइज कर देगा एक न्यू डायटम। बट ये जो नया डायटम होगा ये बिल्कुल ओरिजिनल के टाइप होगा, मतलब जैसा सबसे पहले वाले का जो साइज था उसी साइज को वापस अपने आप क्या कर लेगा बेटा जी यहाँ पे रीगेन करेगा। तो मैं कहूंगा इस टाइप के जो जाइगोट बनता है, मैं कहूंगा यहाँ पे ये जाइगोट बेटा जी स्पोर की फॉर्म में बनता है। मैं कहूंगा यहाँ पे जो स्पेशल स्पोर बनते हैं उनका नाम होता है बेटा जी आपका यहाँ पे ऑक्सोस्पोर। कंफ्यूजन नहीं, सिंपल सा पॉइंट है, समझने की बात है। बस अपना आपके यहाँ पे छोटा सा पॉइंट है, 2 मिनट का पॉइंट है, समझ लीजिएगा। सर वो अपने आप को डिवाइड करते हैं बाइनरी फिजन से, मतलब एक क्राइसोफाइटा टूट के बन जाएंगे 2, बट जब वो टूटेंगे तो सब उनका स्ट्रक्चर हमने पढ़ा, एक एपिथिका होती है, एक हाइपोथिका होती है। जब वो टूटते हैं तो दोनों थिक्का के नीचे छोटी थिक्का आ जाती है, मतलब हमेशा जब भी नई थिक्का जो बनती है वो हाइपोथिक्का बनती है। मतलब इसके नीचे सर छोटी वाली आ गई तो सर अगर ये 10 का तब नीचे वो 9 का आ गया होगा, ये 9 का था जिसके नीचे क्या होगा 8 का होगा। सर इस तरह से ड्यूरिंग द फ्यूजन एक तो वैसी बनी जैसे पहले वाले थे, बट दूसरा वाला जो बना उसका साइज ग्रेजुअली क्या हो गया डिक्रीज हो गया। ठीक बात, ओके। तो जब वो बार बार फ्यूजन कर रहा होगा ग्रेजुअली उसका साइज डिक्रीज हो रहा होगा, तो धीरे धीरे प्रोटोप्लाज्म का कंटेंट क्या हो गया यहाँ पे डिक्रीज हो गया, तो उसमें जो न्यूट्रिएंट अवेलेबल है वो कम हो गया, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो वो क्या करेगा मियोसिस के प्रोसेस से यहाँ पे गैमीट बनाएगा। किस प्रोसेस से बेटा? मियोसिस से। क्यों बनाएगा? क्योंकि उसके पास जो डीएनए कंटेंट उसका न्यूक्लियस जो होता है वो होता है बेटा जी डिप्लॉइड। उसका न्यूक्लियस कैसे डिप्लॉइड? मतलब उसके पास में सेट ऑफ द पेयर क्रोमोसोम है, सेट ऑफ द पेयर क्रोमोसोम है। तो मैं कहूंगा वो सेट जो होता है टूट जाता है, जो गैमीट बनते हैं वो बनते हैं बेटा जी यहाँ पे हैप्लॉइड।
जो उसके गैमेट्स बनते हैं वो बनते हैं हैप्लॉइड। आपने कहा सर ग्रिडल टूटेगा और एक गैमेट रिलीज होंगे, और एक गैमेट जब रिलीज होंगे पानी में तो गैमेट जब फ्यूज करेंगे, मैं कहूंगा गैमेट्स कब हो जाएगा यहाँ पे फ्यूजन, तो क्या बन जाएगा जाइगोट। ये जाइगोट यहाँ पे गिव राइज करेगा बेटा जी नए को, या मैं कहूंगा ये जाइगोट यहाँ पे गिव राइज करेगा बेटा जी स्पोर को। किसको बेटा जी? स्पोर को। यहाँ पे जो स्पोर बनता है स्पोर का नाम रखते हैं बेटा जी ऑक्सोस्पोर। ये एक कैरेक्टरिस्टिक स्पोर है जो सिर्फ कहां बनता है? ओनली इन द केस ऑफ द क्राइसोफाइटा बनता है। तो अगर पेपर में आ जाए नेम द स्पोर दैट फॉर्म विद इन द क्राइसोफाइटा डायटम में कौन सा स्पोर बनता है, तो स्पोर का नाम क्या है बेटा जी? यहाँ पे आपका ऑक्सोस्पोर है। क्या नाम स्पोर का नाम? यहाँ पे ऑक्सोस्पोर है। ये स्पोर बना, और जब ये स्पोर अपने आप को जर्मिनेट करेगा, अपने आप को ग्रो करेगा, तो दोबारा से एक नई डायटम को गिव राइज करेगा। और जो नया डायटम यहाँ बनेगा बेटा जी उस डायटम का साइज वैसा ही होगा जैसे सबसे पहले वाली ओरिजिनल डायटम का था यहाँ पे, मतलब अपने साइज को वापस से रिक्रिएट करता है, वापस से नया डायटम बन जाएगा, ताकि जो मर गया वो मर गया बट वापस एक नया डायटम बन जाए। तो मैंने कहा ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करे, बट जब वो सेक्सुअली करेगा तो उसी के आगे वो क्या कर रहा है? यहाँ पे गैमेट बना के सेक्सुअली भी अपने आप को क्या कर रहा है? यहाँ पे रिप्रोड्यूस कर रहा है। यहां तक की बात समझ में आ गई? मैं बेटा जी आज का लेक्चर यही रोकता हूं, अभी क्राइसोफाइटा खत्म नहीं हुए, बट लेक्चर के लिए थोड़ी बड़ी हो गई है, बच्चे हो बोर हो सकते हो, छोटा सा रिवीजन है, मैंने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाया, कुछ चीजें क्या पढ़ाई है। क्राइसोफाइटा में आते हैं डायटम और डेसिमल। इनका स्ट्रक्चर जैसे इंडिकेट कर रहा है कि हमें ऐसा लगता है जैसे कि दो एटम से मिलके बने, यानी कि इनकी थिन सेल वॉल जो है वो ओवरलैप करती है। ऊपर वाले को बोलते हैं एपिथिकल, नीचे वाले को बोलते हैं हाइपोथिकल। ये जो थिक होती है जुड़ी होती है उस पॉइंट का नाम होता है ग्रिडल। आप कहते हो सर ये सेल वॉल जो वो बनी सेलुलोज और पेक्टिन से, उसमें सिलिका आके हो जाता है जमा, जिसकी वजह से वो शाइनिंग करता है, और आप कहते हो ये कहलाती है ज्वेलरी ऑफ द ओशन। सिलिका की वजह से सेल वॉल हो जाएगी बेटा जी इम्परमेबल, और धीरे धीरे बेटा जी यहाँ पे डेड हो जाएंगे, डेड होकर नीचे जाके जमा हो जाएंगे। नीचे जमा होने से जो धरती बनेगी उसका नाम होगा डायटोमस अर्थ, या नाम होगा डायटोमाइट, या उसका नाम होगा क्रेसिगुल। ठीक बात। आपने कहा सर यहाँ पे इनके पास फ्लैजिला अब्सेंट है, बट ये पैसिव स्विमर है, नॉन मोटाइल नहीं है, पैसिव स्विमर है। ये स्विमिंग करते विद द हेल्प ऑफ द वाटर, मतलब पानी इन्हें भाग के लेके जाएगी, इनके पास खुद का कोई फ्लैजिला नहीं है। सर ये एक्वेटिक है, फ्रेश में मैराइन में दोनों में मिलते हैं यहाँ पे। अब अगर ये फोटोसिंथेटिक है तो मैं कहूंगा बेटा जी दे आर द मेन प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशन, दे आर द मेन प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशन। ओशंस के मेन क्या है बेटा जी? यहाँ पे प्रोड्यूसर्स है, ओशंस के मेन प्रोड्यूसर्स है, बिकॉज ये फोटोसिंथेटिक है। फोटोसिंथेटिक में क्या होगा? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होगा जो ब्राउन एल्गी के जैसा होगा। क्लोरोफिल ए होगा, क्लोरोफिल सी होगा, बीटा कैरोटीन होगा, बेटा जी फ्यूकोजेंथिन होगा। खाना जब स्टोर होगा तो फॉर्म का नाम होगा ल्यूकोसाइन, या नाम होगा उसके यहाँ पे क्राइसोलेमिनरिन, या फिर होगा ऑयल या फैट। सर यहाँ पे रिप्रोड्यूस करते बाय द प्रोसेस ऑफ द फ्यूजन, मैं कहूंगा बाइनरी फ्यूजन से अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं। आपने कहा जब बाइनरी फ्यूजन होगा तो साइज क्या होगा? ग्रेजुअली डिक्रीज होगा। इससे पहले के साइज बहुत ज्यादा छोटा हो जाए, वो मर जाए, वो मियोसिस से गैमेट बना के उन गैमेट्स का फ्यूजन होता है, और वहां पे एक नया टाइप का स्पोर जो बनता है उसका नाम होता है बेटा जी ऑक्सोस्पोर। एंड ऑक्सोस्पोर इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द क्राइसोफाइटा। आज के लेक्चर में इतना ही, अभी कुछ बातें बच गई है वो हम करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। जब तक अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा। नोट्स की मैंने एक कॉपी भेज दी है बेटा जी आप लोगों के यहाँ पे, उसी अच्छे से देखो यहाँ पे, उससे उसकी हेल्प लो और साथ में क्लासरूम की हेल्प लेके, दोनों की हेल्प लेकर नोट्स बनाइएगा। थैंक यू वेरी मच। चलिए।